हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे बेसिकली अपना चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके आपके पास लेक्चर्स बहुत सारे जा चुके हैं, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, फिर फर्टिलाइजेशन जहां पे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। मैं लेक्चर्स भी ना इस तरीके से आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि जैसे हम लोगों ने एक लेक्चर देखा, ठीक है, उसमें आधी चीज मैंने करवा दी, फिर आधी नेक्स्ट लेक्चर में करवाई। मतलब एक टॉपिक में 2 लेक्चर में नहीं कवर करवा रहा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक लेक्चर के अंदर जितने टॉपिक्स हो सके वो कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपको ये ऐसा नहीं होगा कि आधा टॉपिक पढ़ लिया अब वो फिर दूसरे लेक्चर में आधा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड यहां पे आते हैं, सबसे पहले देखिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से। हम लोगों ने बोला कि यार ये अपना क्या है, दिस इज स्टेमन, ठीक है, और हमारा यहां पे दिस इज स्टिग्मा, ठीक है। स्टेमन के अंदर यानी कि एंथर्स में यहां पे बनते हैं पोलन ग्रेन्स। यहां पे क्या बनते हैं, यहां पे बनते हैं पोलन ग्रेन्स। एंड पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, पिस्टल दिख रहा है। पिस्टल के ऊपर होता है यहां पे स्टिग्मा, फिर यहां पे स्टाइल, फिर यहां पे ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर बनता है क्या, एग सेल। यहां पे क्या बनता है, एग सेल। अब दोनों हमारे बन तो गए हैं, लेकिन दोनों को जरा करीब लाना होगा, जरा मिलाना होगा। अब वो कैसे लेके आए थे हम करीब, वो लेके आए थे हम पॉलिनेशन की हेल्प से, वो लेकर के आए थे हम पॉलिनेशन की हेल्प से, ठीक है। अब पॉलिनेशन करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि आपको कभी स्कूल में या कहीं पे कोई आपका किसी के ऊपर क्रश आया हो, है ना, तो अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई वो अच्छी लग रही है, हमें उनसे बात करवा दो। या किसी फीमेल फ्रेंड को बोलते हैं कि यार तू लड़की है, प्लीज़ मेरे बिहाफ पे क्या कहते हैं ये मैसेज उनको ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो स्टेमन होता है अपने पोलन ग्रेन्स विद हेल्प ऑफ सम एजेंट्स जैसे कि विंड हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं स्टिग्मा हो गया, पिस्टल हो गया, वो उसके पास भेजता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 तरीके हैं या 2 कंडीशंस हैं। हो सकता है आपने यहाँ से ऑफर भेजा और वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, है ना, कि शाम को आप हमारे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे, तो फिर वहाँ से हो सकता है कि रिप्लाई आए कि हाँ चल लेंगे, ठीक है, अगर कंपैटिबिलिटी बढ़िया रही। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना कि हर बारी हाँ मिलेगी, ठीक है, ना भी मिलती है। और हर बारी तो क्या मतलब, मेरे को तो लगता है कि मोस्टली टाइम ना ही मिलती है। कभी ऐसा भगवान की कृपा रहती है, दुआ होती है, तो बाय होता है ना कि वंस इन अ वाइल वाला केस होता है कि अपन ने क्या कहते हैं 10 जगह मतलब ट्राई किया तो एक जगह से कहीं हाँ हो गया, ठीक है। वो रेयर वाला केस है। तो बट फ्लावर के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि इस सिचुएशन की हेल्प से एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे कि जैसा रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस आपको लाइफ में मिलता है ना, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पोलन ग्रेन को भी लाइफ में मिलता है, ठीक है। अब देखो कितना तो स्ट्रगल है यार लोगों की ज़िंदगी में, मतलब बीइंग अ मेल इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। यहाँ पे मेल गैमीट है, इसको फीमेल के पास जाना है, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज नेचर, जिसने लड़कों पे दया करी नहीं है। हमेशा ही क्या कहते हैं हमें रिजेक्शन का वो होता है ना कि क्या कहते हैं रिजेक्शन जो है फेस करना पड़ता है। तो बट कोई बात नहीं, ठीक है, अपने अपने क्या कहते हैं मतलब नेचर्स के रूल हैं, ठीक है। बाकी एक ही लाइन याद आ रही है, देख लो हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है ना। सो उसी तरीके से पोलन जब स्टिग्मा पे करता है तो देयर आर 2 चांसेस, आइदर वो एक्सेप्ट हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे। तो ये जो एक कंपैटिबिलिटी का पूरा डायनामिक प्रोसेस है, जहां पे स्टिग्मा जो होता है पोलन को एक्सेप्ट करता है एंड फिर पोलन का जर्मिनेशन शुरू होता है। सो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जब कोई भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पे गिरता है, सो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, एंड वो केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। द मोमेंट क्या कहते हैं वो केमिकल्स का इंट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो स्टिग्मा को अगर ठीक लगता है कि हाँ ये अपना ही स्पीसीज का पोलन है, तो उसको फिर बेसिकली वो ग्रो करने के लिए अलाउ कर देता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि यार स्टिग्मा जो है और जो पोलन ग्रेन है, मतलब मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेमन और पिस्टल बना दिया है, ठीक है, या मान लो कि यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा है।
अब एक अगर फॉरेस्ट की बात करें हम लोग, तो फॉरेस्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही फूल है, बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कि यार यहाँ पे मान लो ये जो स्टेमन है और स्टिग्मा जो है दैट इज ऑफ एप्पल, मान लेते हैं एप्पल का फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे एप्पल का फ्लावर है मान लेते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट में है। अब किसी मैंगो का या किसी दूसरे फ्लावर का या प्लांट का पोलन ग्रेन आकर के इस पे गिरेगा तो यार उसको तो जर्मिनेट नहीं कर सकते ना, सेम स्पीसीज का नहीं है ना। तो उसी तरीके से हमेशा क्या देखा जाता है कि पोलन ग्रेन क्या अपने ही स्पीसीज का है या नहीं है। वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला केस वो अलग है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो अपने सेल्फ वाले फ्लावर पे जर्मिनेट नहीं करता, दैट इज अ डिफरेंट केस। यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर पोलन ग्रेन मान लो यहाँ पे ये अपना स्टिग्मा है, इसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन आया जो एप्पल का नहीं है, सो उस केस में वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। एंड ये भी किसकी वजह से डिसाइड होता है, बिकॉज ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हर कोई पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि पोलन ट्यूब भी फिर बन जाएगी या जो भी सारी चीजें होंगी, सो वो शायद मतलब उसमें एक अच्छा फ्रूट वगैरह नहीं बनेगा या कंपैटिबल फ्रूट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमेशा यही होता है ना कि स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है कि स्पीसीज जो होती हैं आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी वही केस है कि यहाँ पे भी हमारी जो सेम पोलन होंगे वही आपस में क्या कर पाएंगे, या सेम पोलन और स्टिग्मा जो होंगे आपस में क्या कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखो द पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा ऑफ पिस्टल माइट बी कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल, ठीक है, विद स्टिग्मा। अब पोलन लैंडिंग जो पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, इट माइट बी कंपैटिबल, माइट बी इनकम्पैटिबल, इट डिपेंड्स, ठीक है। देयरफॉर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसका, ऑफ पोलन बाय स्टिग्मा डिपेंड्स ऑन द कंपैटिबिलिटी, ठीक है। वही बात हो गई कि मतलब आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कंपैटिबल हैं, ठीक है। लड़कियों की ना कुछ कंडीशन होती है कि लड़का जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट करे मेंटली इमोशनली, और क्या कहते हैं हमारी हेल्प करे। ये सारी की सारी कंडीशंस फेक हैं, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक ही क्या कहते हैं कंडीशन होती है कि पैसा होना चाहिए, सब हो जाता है, ओके। वही कंपैटिबिलिटी का मेन रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ पोलन एंड पिस्टल आर कंपैटिबल, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है विद ईच अदर, ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट्स विल टेक प्लेस। कौन कौन से इवेंट होंगे उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पोलन विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, ठीक है, तो पोलन जो है जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा अगर पोलन कंपैटिबल है या सेम स्पीसीज का है तो, ठीक है। जर्मिनेशन से क्या मतलब है, मान लीजिए कि यार यहाँ पे देखो ये क्या है अपना, यहाँ पे हमारा ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर पोलन ग्रेन गिरा तो जर्मिनेशन से क्या मतलब है कि वो पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, ऐसे पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। मतलब मैंने तो एक ही साथ बना दी, बट इसको ऐसे समझिए कि वो अपनी यहां से ये पोलन ट्यूब बनाएगा, धीरे धीरे करके पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर ये पोलन ट्यूब और बड़ी हो जाएगी, तो फिर ये और नीचे पहुंच जाएगी। कब तक बड़ी होती रहेगी, जब तक ये ओव्यूल के अंदर एंटर ना कर जाए। और ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब बनाने में कौन हेल्प करता है, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है हमारा वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। चलो जी, ठीक है, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। सो पोलन विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। जनरेटिव सेल जो होता है डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। अगर जनरेटिव या अगर हमारा पोलन ग्रेन अगर हमारा पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है, अगर हमारा पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है किस पे, 2 सेल स्टेज पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 सेल स्टेज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज पे रिलीज होता है ना। सो तीसरा जो डिवीजन होगा वो कहां पे होगा, या कह सकते हो सेकंड डिवीजन जो होगा वो कहां पे होगा, स्टिग्मा के ऊपर होगा। सो अगर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज हुआ है, सो जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन होगा, एंड जनरेटिव सेल से क्या बनेंगे, 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 मेल गैमीट्स बनेंगे, ठीक है जी, बहुत खूब, 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब स्टार्ट्स एज इट एंड इट रीचेस ओवरी। तो पोलन ट्यूब स्टार्ट हो जाता है और कहां तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है। कंटेंट ऑफ पोलन मूव इनटू पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन का कंटेंट है वो पोलन ट्यूब के अंदर जाता है। वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट्स। एंड हमेशा याद रखना है कि वेजिटेटिव सेल जो होता है इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है, अभी बताता हूं कैसे।
पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल को किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। तो पोलन ट्यूब एंटर करता है किसके अंदर, हमारे ओव्यूल के अंदर, थ्रू माइक्रोपाइल। नाउ अगर एक आप लोगों को डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊं, इफ इन केस अगर आप माइक्रोपाइल भूल गए हैं, तो ये इनर इंटेगुमेंट थी, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट थी, ये हमारी यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट है। सो मैंने बताया था कि जहां पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं इस रीजन को हम कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। और यहीं से हमारा एंटर करता है कौन, यहीं से एंटर करता है हमारा बेसिकली पोलन ट्यूब, ठीक है। चले अब अगर पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है, गिव मी अ मोमेंट, कूल, चलो जी, मान लेते हैं कि अगर पोलन ट्यूब ऐसे ऊपर से आ रही है और यहां से एंटर कर रही है, यहां से एंटर कर रही है, तो हमेशा याद रखना कि जो पोलन ट्यूब की टिप होगी, टिप ये वाला पोर्शन जो होगा, यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है क्या, ट्यूब न्यूक्लियस। सबसे ऊपर की तरफ होता है ट्यूब न्यूक्लियस, या कह सकते हैं सबसे आगे की तरफ होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं दो मेल गैमीट्स, ठीक है। मेल गैमीट्स जो होते हैं, इधर मैं कर देता हूं, मेल गैमीट्स जो होते हैं पीछे की तरफ होते हैं, मेल गैमीट्स ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे होते हैं, ठीक है। सो पोलन ट्यूब एंटर करता है सिनर्जिड थ्रू फिलिफॉर्म अपैरेटस एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब इसको थोड़ा सा और मैं इलैबोरेट करता हूं इस डायग्राम को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज एक चीज को जूम करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यहां से और क्लियर हो जाएंगे इस चीज को लेकर के, ठीक है। चलो जी, हो जाओ भैया, क्या दिक्कत है, ये देखो। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे आप लोगों का दिख रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस। हालांकि इसमें डायग्राम में जनरेटिव न्यूक्लियस दिखा रखा है, जो कि गलत बात है। इनको यहाँ पे मेल गैमेट्स दिखा देने चाहिए थे, क्योंकि मेल गैमेट्स जो जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि जनरेटिव सेल जो होता है, उसके अंदर माइटोसिस होने के बाद दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं। बस इतना बात याद रखिए कि यहाँ पे पोलन ट्यूब के सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव का न्यूक्लियस, एंड उसके पीछे होते हैं मेल गैमेट्स। ये नीचे आएंगे, माइक्रोपाइल से घुसेंगे कहाँ पे, अपने ओव्यूल के अंदर, ये देख सकते हैं, ओव्यूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो कहानी भी आप लोगों को अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। चलो जी, होगा काम। यहाँ पे नहीं आ रहा पेन हमारा, आ जाओ भैया, आ गया, ठीक है। एक बार इस सबको मैं रेस कर रहा हूँ और मैं डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये अपना ओव्यूल बन रहा है, ठीक है, ये इसकी, एक सेकेंड, ठीक है। सो ये इसकी क्या कहते हैं, इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इसकी यहां से इनर इंटेगुमेंट है, ये यहां से इसकी आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम बना देते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक भी। इसके अंदर क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बना देते हैं। ये हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक बना दिया। अब आप लोगों को पता था या पता है कि अपने एम्ब्रियो सैक के अंदर यहां पे प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल की तरफ क्या, सिनर्जिड, ठीक है, यहाँ पे सिनर्जिड होते हैं, और इसके पीछे होता है यहाँ पे अपना एग, तो दिस इज एग, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे क्या होते हैं, ये दोनों सिनर्जिड होते हैं हमारे, सिनर्जिड, और सिनर्जिड के बेस पे प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पे इसके बेस पे फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसको हम कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, फिलिफॉर्म अपैरेटस, ठीक है, फिलिफॉर्म अपैरेटस, ठीक है जी। ऊपर से यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना पोलर न्यूक्लियर, जो दो सेल के फ्यूजन से बना है। सो आप इसको सेंट्रल सेल कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, ठीक है जी। और इसके यहाँ पे अपने प्रेजेंट होते हैं क्या, एंटीपोडल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीपोडल्स, दीज आर एंटीपोडल्स, एंटीपोडल। ये कौन सा एंड है, दिस इज चलाजल एंड, एंड नीचे वाला कौन सा है, दिस इज माइक्रोपाइल, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं माइक्रोपाइल, अच्छा जी, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, यहां से हमारा मतलब पोलन ट्यूब एंटर करेगा, और वो एंटर करता है किसके थ्रू, सिनर्जिड के थ्रू। यहां से हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है किसके थ्रू, सिनर्जिड के थ्रू, यहां से, ठीक है। और सिनर्जिड जो होता है वही बेसिकली, सिनर्जिड जो है इसके अंदर फिलिफॉर्म अपैरेटस है। ये फिलिफॉर्म अपैरेटस जो होते हैं यही गाइड करते हैं क्या, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। कैसे गाइड करते हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं, एंड उन केमिकल्स को सेंस करके हमारा पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से
अंदर जाता है ओव्यूल के, फिर वहां से एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, केमिकल्स को सेंस करके जाता है। तो केमिकल्स के सेंस में जब मूवमेंट होता है, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जब मूवमेंट होता है, जब केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अच्छा जी। सो पोलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू सिनर्जिड, ओके, ऑफ फिलिफॉर्म apparatus एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स, और अपना फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। कैसे होता है अभी आगे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, बट ये सारी कहानी होती है। बट व्हाट इफ पोलन ग्रेन इज नॉट कंपैटिबल, है ना, या व्हाट इफ आपके पास इतना पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो फिर मतलब ऑन द अदर हैंड इफ पोलन एंड पिस्टल आर इनकम्पैटिबल और यू डोंट हैव इनफ मनी, सो पिस्टल विल रिजेक्ट पोलन। ठीक है, दूसरा अनप्रिवेंट करेगा वो पोलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, और साथ ही साथ प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन। तो कुछ नहीं होगा, पोलन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दुख, प्रिवेंट करेगा पोलन ट्यूब ग्रोथ को, और दुख, और फर्टिलाइजेशन भी अपने आप ही कैसे होगा, जब पोलन ट्यूब नहीं बन रही तो गैमीट्स कैसे पहुंचेंगे नीचे तक, तो फर्टिलाइजेशन अपना नहीं होगा। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी है रिगार्डिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज नथिंग बट अ डायनामिक प्रोसेस है ऑफ पोलन रिकग्निशन। पोलन को रिकग्नाइज करने का एक डायनामिक प्रोसेस है, फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। ठीक है, इसके बाद पहले रिकग्निशन होता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि पोलन का प्रमोशन होगा, यानी कि पोलन का फॉर्मेशन, और सॉरी पोलन का जर्मिनेशन होगा, इनहिबिशन होगा। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल्स कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। सो ये डायलॉग कह लो या ये जो प्रोसेस है, इट इज मेडिएटेड बाय केमिकल्स ऑफ बोथ पोलन एंड पिस्टल, इसलिए इसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो जो मैंने कहानी आप लोगों को लिखी है या बताई है, वो सारी कहानी आप लोग लिख करके आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, या एक और डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा था ये वाला, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करके आ जाएंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। मतलब भी साथ में करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, साथ में करना भी पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पोलन जो है पहुंच गया, कंपैटिबल था, अब होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब हम लोगों को 2 चीजें देखने को मिलती है। 2 चीजें क्या? पहली बात तो मेल गैमेट्स हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, जब पोलन ट्यूब की एंट्री वगैरह होती है, ठीक है, तो हमारे जो सिनर्जिड्स वगैरह हैं, जिस मतलब सिनर्जिड से पोलन ट्यूब एंटर करती है, वो सिनर्जिड जो है डीजनरेट कर जाता है, एंड धीरे धीरे करके बाकी के सेल्स जो होते हैं एंटीपोडल्स वगैरह, वो भी डीजनरेट कर जाते हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट पोलन ट्यूब की एंट्री हुई कहां से? सिनर्जिड से। उस सिनर्जिड्स ने क्या करा? पोलन ट्यूब की एंट्री हुई, जिस सिनर्जिड से, उस सिनर्जिड ने कुछ केमिकल रिलीज करे। ठीक है, और वो केमिकल्स की वजह से क्या होता है, टिप जो होती है, ठीक है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब जो होती है, पोलन ट्यूब, वो ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक होने के बाद दोनों मेल गैमीट्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस का भी कुछ काम नहीं होता, तो वो भी अपना डीजनरेट वगैरह कर जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट मेल गैमीट की, फर्स्ट मेल गैमीट, ये क्या करता है? फर्स्ट मेल गैमीट, पहली बात तो यहां पे ये भी लिख देते हैं कि ये हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये फ्यूज करता है किसके साथ? ये फ्यूज करता है एग के साथ। एग में भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बेसिकली जाइगोट। अच्छा, एक में n, दूसरे में n, तो जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पे आ गए। ठीक है, दूसरा केस या दूसरा हमारा मेल गैमीट जो होता है, सेकंड वाला जो मेल गैमीट होता है, वो फ्यूज करता है किसके साथ? एक मिनट रुक जाइए, ये हैप्लॉइड है, ये फ्यूज करता है किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ, सेंट्रल सेल के साथ। ठीक है, और आप इसको 2n भी कह सकते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन से बनता है। यहां पे लिख देते हैं कि ये पोलर न्यूक्लियाई, यहां पे कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है, इसलिए 2n या कह सकते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो फ्यूज होने के बाद हमारा क्या बनता है? PEN, और वी कैन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, नाउ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास है, इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों को देखने को मिलता है, और वी कैन से इट इज ट्रिप्लॉइड। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कहानी खत्म नहीं होती है, आगे भी चलती है। अभी कहानी क्या है कि मेल गैमेट जब एग के साथ फ्यूज करता है और जायगोट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? सिनगैमी, सिनगैमी, और वी कैन से नॉर्मली फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से सिनगैमी। ठीक है, अच्छा जी, अगर कह रहा हूं सॉरी, जब दूसरा मेल गैमेट हमारा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंड ट्रिपल फ्यूजन कहने का एक रीजन है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे काउंट करेंगे तो टोटल 3 न्यूक्लियर इन्वॉल्व हैं, और वी कैन से 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहां पे इन्वॉल्व हैं, सो इट इज ट्रिपल फ्यूजन। एंड क्योंकि यहां पे 2 बारी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहां पे 2 बारी फ्यूजन हो रहा है, एक बारी मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज किया, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज किया, तो यहां पे 2 बारी कह सकते हैं फ्यूजन हुआ, तो उसको हम कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो जी, डबल फर्टिलाइजेशन। सो अब एक बारी फिर से जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने क्या बोला कि यार देखो, हमारा जो बेसिकली स्टिग्मा है, ठीक है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरा, अगर कंपैटिबल है, ठीक है, अगर है मामला, तो वो पोलन हमारा जर्मिनेट करेगा। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर पोलन के एंड पिस्टल के दोनों के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इसलिए कहा जाता है इसको। कंपैटिबल है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओवरी में आएगी, ओवरी से ओव्यूल के अंदर, और वहां से फिर एम्ब्रोसेक के अंदर। ठीक है, उस पोलन की टिप पे होता है वेजिटेटिव सेल, उसके पीछे होते हैं 2 मेल गैमेट्स। जिस सिनर्जिड से एंटर करती है वो, तो सिनर्जिड क्या करता है? उसकी टिप को ब्रेक कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं हमारे और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है हमारा, वो एम्ब्रोसेक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब एक मेल गैमेट जो होता है हमारा फ्यूज करता है एग के साथ, जायगोट बन जाता है। दूसरा मेल गैमेट हमारा फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? अभी आपको मैं बताऊंगा। बाकी के जो सारे सेल्स हैं, एंटीपोडल्स हो गया, सिनर्जिड हो गया, जो भी ट्यूब न्यूक्लियस अगर बचा हुआ है, तो सब के सब गायब, सब के सब डीजेनरेट, सब के सब गायब। ठीक है, अच्छा, जायगोट आप लोगों को पता है कि जायगोट का क्या काम है? आगे जाके ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब आगे जाके इसी से प्लांट वगैरह बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये एक ऐसा सेल है जिसके बारे में वैसे तो हम आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं, आगे बात करेंगे। नाउ अब यहां पे एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज किया, दूसरा मेल गैमेट हमारा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करा, तो 2 बारी फ्यूजन हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बारी फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है? तो आज के बाद किसी को डबल फर्टिलाइजेशन में कोई सवाल नहीं आना चाहिए। अभी हमें एक किसी महान व्यक्ति का नाम आया है याद, दैट इज नवाज़। ठीक है, नवाज़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, नवाज़ है। सबसे पहले इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता, ठीक है, आप लोगों से कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए या नीट में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया जी ये बताइए डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, तो इट वाज नवाज़। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें प्रोडक्ट कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सो यू गॉट अ जायगोट, ठीक है, जायगोट मिला विद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एंड यू गॉट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज 3n, मतलब जिसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सो इसका फुल फॉर्म अगेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऐसा पढ़ा देंगे कि भैया जी स्कूल तो मतलब छोड़ ही दीजिए आप, वहाँ पे तो क्या ही कहें, थोड़ा कहना ठीक नहीं रहेगा, बट ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है, ये देखो, ये अपना पोलन ट्यूब, ये एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री ले रहा है, और वो सिनर्जिड क्या कर रहा है? डीजनरेट कर रहा है, एंड डीजनरेट करने की वजह से जो पोलन ट्यूब होती है उसकी टिप भी डिसॉल्व हो जाती है, और फिर जो मेल गैमेट्स वगैरह होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, एक एग के साथ फ्यूज कर जाता है और एक सेंट्रल सेल के साथ। अब आगे आते हैं एंडोस्पर्म के ऊपर।
नाउ व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म, ये आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है परेशान करे। अभी हम लोगों ने बोला कि भैया जी देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। अच्छा देखो बाबू, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, कि एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आप लोगों से बोल देता है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके एंडोस्पर्म के अंदर 36 करते हैं, उसके एंडोस्पर्म के अंदर 36 क्रोमोसोम्स हैं, 36 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर। अब क्या है कि बच्चों को ना पता नहीं होता कि एंडोस्पर्म के अंदर कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। बच्चों को लगता है कि ये हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, या 2n के बराबर है 36। अब हमसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि जिस प्लांट के एंडोस्पर्म के अंदर 36 क्रोमोसोम है तो उसके एग के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, सिंपली उनको लगता है कि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है तो एग कितना होगा, एग हैप्लॉयड होता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 18 आंसर आ गया। ओ हो क्या बात है, मजा ही आ गया, ठीक है। लेकिन बाद में जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होती है, जिन बच्चों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुना होता है, वैसे बच्चे जाके बताते हैं कि हे मूर्ख बालक, एंडोस्पर्म जो होता है उसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको इसके बराबर लिखना चाहिए था, 3n को 36 के बराबर लिखना चाहिए था, और आपका यहाँ पे n आता कितना, 12 आ जाता। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इट विल बी 12 नॉट 36, ठीक है, सिंपल। छोटी छोटी मैथ्स है, एक नंबर से ऊपर नीचे होने से गलत हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा, आ रखिए एग्जाम में, ओके। नाउ अच्छा, एक और मन कर रहा है, एक चीज और बता दूं, एक क्वेश्चन और करवा दूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेंगे, उसके लिए लाइव एक सेशन रख लेंगे। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब बार बार लिखूंगा नहीं यार क्योंकि इतना बड़ा नाम है, मतलब ठीक है हम भी तो थक जाते हैं। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये ऐसा सेल है जो बनाता है क्या, एंडोस्पर्म। ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। नाउ व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है मेरी जान। अब मैंने क्या बोला, एंडोस्पर्म हमारा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। देखो जी बाबूजी, बात बहुत सिंपल सी है, जायगोट हमारा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, खाना चाहिए, कहां से खाना आएगा, तो उसके अंदर खाना आता है, उसको खाना मिलता है कहां से, एंडोस्पर्म से, ठीक है। तुम पैदा हुए थे बिना खाए पिए थोड़ी ना इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब कुछ कर धर भी नहीं रहे हो, बोझ बने पड़े हो, तो अब इतने बड़े हो गए हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि तुमने खाना पीना तो खाया है, हालांकि बर्बाद जा रहा है वो सब कुछ, बट कोई बात नहीं, समय है, उस बर्बादी को आबादी में बदल सकते हैं आप, ठीक है। सो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, हमारे जायगोट को, क्योंकि जरूरी भी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो जायगोट है ना लाला, ये क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, और इसी एम्ब्रियो से क्या बनेगा, इसी एम्ब्रियो से बनेगा प्लांट। तो सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सारी कहानी इस एंडोस्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। सोचिए कि कितनी छोटी सी बात है लेकिन है कितनी डीप, है ना, मतलब पता नहीं आज क्या हो गया, कुछ अच्छी अच्छी लाइनें आ रही हैं। सो एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो अब मान लीजिए कि किसी प्लांट के अंदर जायगोट बन गया लेकिन एंडोस्पर्म नहीं बना, अब इस जायगोट को खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो प्लांट नहीं बनेगा, ठीक है। सो एंडोस्पर्म इज लाइक मदर एंड फादर, जो हम लोगों को अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो हम लोगों को एक अच्छा एम्ब्रियो बन के प्लांट बनना चाहिए, ठीक है। एक वीक प्लांट, एक फालतू का प्लांट होता है ना, कि प्लांट में भी वीड्स होते हैं, है ना, वो वीड में मतलब वो कैनबिस वगैरह की बात नहीं कर रहा, पता चला वीड सोच के मतलब दिमाग में अलग सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, गांजा वांजा दिमाग में आ रहा है। मैं वीड की बात कर रहा हूँ जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं। सो आपको वो नहीं बनना है, आपको फ्रूट प्रोड्यूस करने वाला पेड़ बनना है, ठीक है। सो उसी तरीके से हमारा एंडोस्पर्म जो है इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो हमारे जायगोट को नरिश करता है, उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, एंड फाइनली दैट एम्ब्रियोस फॉर्म्स अ प्लांट, ओके। सो बी अ गुड एम्ब्रियो, दैट्स ऑल आई वांट टू से। बाकी अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, या 3 टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उस बेसिस पे हमारे एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है जी। ओहो बहुत सही। अब कौन कौन से टाइप होते हैं, दैट इज सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर एंड फ्री सेल्यूलर, मतलब सॉरी फ्री सेल्यूलर नहीं, सेल्यूलर एंड हेलोबियल। क्या क्या बोला हमने, फ्री न्यूक्लियर बोला,
हमने बोला सेलुलर और हम लोगों ने बोला हेलोबियल। ओके, अच्छा, उससे पहले आप लोगों को कुछ शब्दकोश सिखा देते हैं। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस। सो मेरे को लगता नहीं है कि किसी को उसमें वैसे दिक्कत होनी चाहिए, आपको ये बात पता होगी, बट अगर नहीं पता है, कोई बच्चा मतलब ऐसी 11वीं से सिर्फ उठ करके 12वीं में आ गया है स्कूल वालों की कृपा से, तो उनको पता लग जाएगा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड जो होता है इट इज बेसिकली फॉर न्यूक्लियस, इट इज बेसिकली फॉर न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, या न्यूक्लियस डिवीजन के लिए टेक्निकल टर्म होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटो वर्ड लिया है साइटोप्लाज्म से, तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। बहुत खूब, वाह, मजा आ गया। चलो अब इधर आ जाइए वापस। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन सा होता है? मान लीजिए ये आप लोगों का क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, क्योंकि इसी से क्या बनना है, एंडोस्पर्म बनना है। अब अगर आप इस सेल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पहला डिवीजन हुआ, अच्छा न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। आगे भी और डिविजन्स हुई हैं, सारे डिविजन्स के अंदर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो आप लोगों को एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिल रही है। एंड ये जो फ्री सेल मतलब फ्री न्यूक्लियर इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पे सेल वॉल नहीं बन रही है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आसान, बहुत आसान, मुश्किल है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। सेल्यूलर, सेल्यूलर क्या होता है, अगर यहां पे आप देखेंगे एक सेल यानी कि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके अंदर डिवीजन हुआ तो हमारा क्या बना, हमारा बना बेसिकली मतलब दो सेल बन गए, ठीक है। यहां पे कैरियोकाइनेसिस भी हुआ है बाबा, साइटोकाइनेसिस भी हुआ है, ओके। और आगे भी अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो आपको यहां पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर बारी यहां पे सेल बन रहा है तो उसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और भी प्रॉपर्टी भी बताएंगे। नेक्स्ट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर सिर्फ एक ही जगह यूज नहीं होता केमिस्ट्री में, मतलब और भी जगह होता है, समझ गए होंगे आप। बाकी यहां पे भी थोड़ा सा मिक्स रूप देखने को मिलता है हमारा क्या कहते हैं फ्री न्यूक्लियर का और सेल्यूलर का, दैट इज हेलोबियल में। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, तो यहां पे अपना सेल है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, यहां पे पहले कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस भी हुआ, बीच में सेल वॉल बन रखी है। दूसरी बारी में अगर आप देखेंगे तो दूसरी बारी में यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। एक डिवीजन हुआ, उसके बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा था, ठीक है। हालांकि कभी कभी नीचे वाले केस में तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला केस हमारा फ्री न्यूक्लियर ही रहता है। इसको मैं आप लोगों को और एक अच्छी मतलब चित्र कह लीजिए या इमेज कह लीजिए, उससे दिखा देता हूं मैं, ठीक है। और वो इमेज कहां गई, ये रही। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पे अपना ये जो छोटा सा आप लोगों को दिखा रखा है, दिस इज नथिंग बट जायगोट, ओके, जायगोट, ओके। सो यहां पे देखिए डिवीजन हुआ, यहां पे डिवीजन हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यहां पे देखो बहुत सारे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारा जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सेल वॉल फॉर्मेशन जो है, सेल वॉल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, एक मिनट स्पेलिंग जरा सही कर दें। सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम पेरीफ्री, स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम पेरीफ्री। पेरीफ्री का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ से। तो अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ आप लोगों को एक ब्लू लाइन दिख रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि सेल बन चुके हैं। तो कभी कभी हमारा जो कभी कभी नहीं, ये यूजुअली भी केस होता है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पहले तो डिविजन्स बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के होती है, लेकिन पेरीफ्री पे थोड़ा बहुत सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल्स फ्री न्यूक्लियर स्टेज में है, तो सेल वॉल कहीं ना कहीं प्लांट को रिजिड बनाती है, काफी स्ट्रांग होती है सेल वॉल, एक ठोस स्ट्रक्चर देती है। लेकिन फ्री न्यूक्लियर के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यूजुअली किस फॉर्म में होता है बाबा, लिक्विड फॉर्म में होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि पहला डिवीजन हुआ तो सेल वॉल बनी, दूसरा डिवीजन हुआ तो सेल वॉल बनी, और आगे भी डिवीजन हुए तो हर केस में सेल वॉल बन रही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी हर केस में ही सेल वॉल बन रही है और सेल वॉल थोड़ा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, या थोड़ा हार्ड होता है, सॉलिड भी नहीं कहूंगा तो थोड़ा हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हेलोबियल एंडोस्पर्म में पहला डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बन गए। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, ऊपर की तरफ फ्री न्यूक्लियाई, नीचे की तरफ सेलुलर, ऊपर की तरफ फ्री न्यूक्लियाई, नीचे की तरफ सेलुलर, तो दोनों का कॉमन कैरेक्टर शो कर रहा है, ऊपर वाला भी शो कर रहा है, नीचे वाला भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का काम, अच्छा इसी टिश्यू के अंदर हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसी टिश्यू के अंदर हमारा जायगोट ग्रो करता है और इन्हीं सेल्स से वो क्या करता रहता है, नरिशमेंट लेता रहता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को ना यहाँ पे जायगोट बहुत छोटा सा दिखा रखा है, एंडोस्पर्म बहुत बड़ा सा दिखा रखा है, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जायगोट हमारा पहले धीरे डिवाइड करता है, थोड़ा वेट करता है। ठीक है, कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाए, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि मान लो अगर जायगोट जो है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमारा जायगोट पहले ही डिवाइड करना शुरू हो जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो होता है, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये प्रोसीड करता है डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रोसीड्स करता है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। ठीक है, और आप इसको उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि जो जायगोट है उसका डेवलपमेंट, जायगोट का डेवलपमेंट जो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करता है आफ्टर certain amount of endosperm is, certain amount of endosperm is formed। ठीक है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, राइटिंग हमारी अच्छी हमें पता है। ठीक है, अच्छा ये एक तरीके का अडेप्टेशन है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक मतलब कह सकते हैं अच्छा फीचर है। इससे क्या होता है, ये इंश्योर करता है क्या, सफिशिएंट फूड सप्लाई। ठीक है, उसको खाना मिलता रहेगा, वो अपना मल्टीप्लाई करता रहेगा। चलो जी, अब यहाँ पे मैंने कोकोनट का इमेज लगा रखा है, आप लोगों ने देखा होगा कोकोनट। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कोकोनट में एम्ब्रियो कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोकोनट दिख रहा है, इसमें छोटा सा जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज हमारा एम्ब्रियो। ये जो आप लोगों को व्हाइट वाला पोर्शन पूरा बड़ा सा दिख रहा है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, दिस इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो नारियल का पानी होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पानी होता है, लिक्विड वाला जो पार्ट होता है, लिक्विड, दैट इज हमारा व्हाट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। भगवान करे आप भी कहीं किसी के साथ बीच पे बैठ करके किसी समय, आज नहीं बट फ्यूचर में, इन फ्यूचर किसी के साथ नारियल पानी शेयर करें, ये हमारी दुआ है। अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो जरूर हो जाएगा। सो दिस इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, लिक्विड कोकोनट। ठीक है, लिक्विड मिल्क जो होता है, या मिल्क कह सकते हैं, मिल्क ऑफ कोकोनट। ठीक है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, सो यहाँ तक कहानी हमारी होती है खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बाद चैप्टर में। एपोमेक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह सारी चीज़ें हैं, एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगी। फ्रूट वगैरह के बारे में बता देंगे उसी के अंदर, टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड ऑल। ठीक है, सीड्स वगैरह के बारे में एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए क्या है कि हमने आपको दे रखा है होमवर्क। ठीक है, तो अभी हमने आपको बहुत अच्छी सी दुआ दी थी कि भगवान करे कि आप भी मतलब फ्यूचर में जा करके किसी के साथ बीच पे बैठ के नारियल पानी शेयर करें। सो उसको हम वापस ले लेंगे अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो। चैट सेक्शन में भी आप लोग देखेंगे, कमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे, आप लोगों को क्या मिलेगा, होमवर्क का लिंक मिलेगा। उस होमवर्क को बड़ी शिद्दत से, बड़ी ही प्यार से करना है। ठीक है, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चंस मैं इन्हीं टॉपिक से डालूंगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े पुराने टॉपिक के भी डाल देंगे, लेकिन आपको आते होंगे और नहीं आते होंगे, इसका मतलब आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है। तो अगर कोई बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो पुराने वाले लेक्चर भी देख लेना। ये बात आखिर में क्यों बोल रहा हूँ, पुराने वाले देख लेना, क्योंकि अगर तुमने ये लेक्चर देखा यानी कि तुमको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो पुराने वाला लेक्चर भी पढ़ने का मन होगा। ठीक है, सो उसको भी देख लेना और सारी चीज़ें बराबर कर लेना। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।